हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सभी का स्वागत है। अभी हम लोग चैप्टर 6 डिस्कस किए थे और आज उससे आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7 पे। कल हमारी बातें हुई थी कि उस पे चैप्टर 6 के रिगार्डिंग यदि कुछ किसी के पास कोई जिज्ञासा रह गई हो तो हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेंगे अभी इस क्लास के एंड में। और ये चैप्टर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि लीगल फील्ड में जितने भी डायमेंशन है सब जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी आते हैं कि हम देखते हैं कि जो चैप्टर 7 है इसकी प्लानिंग क्या है। आप देखिए, इसको भी इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ABCD, जिसमें ए सम्मन टू प्रोड्यूस, पेश करने के लिए सम्मन। पेश क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स या अदर थिंग्स, कोई दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु। इससे रिलेवेंट 2 सेक्शन है, 91 और 92। और दोनों 91 का एक तरह से 92 एक्सेप्शन भी है, तो उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो ए हेड है उसमें डॉक्यूमेंट या कोई भी वस्तु उसको कोर्ट में पेश करने के लिए सम्मन इशू करने का या इन राइटिंग ऑर्डर, लिखित आदेश करने का प्रोविज़न है। फिर आता है बी पार्ट, उसमें सर्च वारंट। और सर्च वारंट पे ढेर सारे क्वेश्चंस है। सर्च वारंट कौन इशू करता है, किन परिस्थितियों में जारी किया जा सकता है, और उसकी संवैधानिक वैधता क्या है, क्या उससे जो सिटीजन्स को पर्सनल लिबर्टी, लाइफ और फ्रीली मूवमेंट करने का, एक्सप्रेस करने के राइट है। आर्टिकल 20 क्लास 3 20(3) जो अपने विरुद्ध गवाही देने से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सारे इसके वो है। फिर इसमें कौन इशू कर सकता है, पुलिस ऑफिसर का क्या रोल होता है, क्या मजिस्ट्रेट सर्च वारंट दे सकता है या किसी को अपने सामने सर्च करा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या किसी चीज़ को फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है, क्या किसी को इलीगल डिटेंशन लिया है उसके लिए। तो आप देखिए कि सर्च वारंट सर्च करने का जो प्रोविज़न है सिर्फ CRPC में, वो 2 तरीके से है, एक विथ वारंट, एक विदाउट वारंट। तो विथ वारंट देखेंगे यहीं पे मिल जाता है हमको, जो सेक्शन 93, 94, 95 और 97 में मिलता है। विदाउट वारंट में जाएंगे तो देखेंगे 103 में मिल जाता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव पावर जब पुलिस ऑफिसर यूज करता है तो 153 में मिल जाता है, 165 में मिल जाता है। और इंडिया से बाहर भी फॉरेन कंट्री में कुछ पर्पज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए कुछ प्रोविज़न करता है, वो 166A और B करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो सर्च वारंट है जो इस चैप्टर के B पार्ट में दिया गया है, उसमें सर्च वारंट का प्रोविज़न 93 से लेके 98 तक का दिया गया है। बट यहाँ पे जब सर्च की बात आएगी
तो सर्च से जुड़े हुए कई पहलू आएंगे। पहला तो ये आएगा कि सर्च क्या वारंट के साथ होगा या विदाउट वारंट। तो दोनों तरह के प्रोविजन सीआरपीसी में है, जैसा कि मैंने अभी डिस्टिंग्विश किया कि जो विथ वारंट है वो आपको 93, 94, 95 और 97 में दिखता है, और विदाउट वारंट है तो आप देखेंगे कि विदाउट वारंट का प्रोविज़न एक तो मजिस्ट्रेट 103 में है, जहां मजिस्ट्रेट जो वारंट इशू कर सकता है वो वहीं पे खुद उस अपने सामने ही सर्च कराता है, तो 103 में मिल गया। फिर उसके बाद 153 में प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे बाट और माप है, वेट और मेजरमेंट से रिलेटेड है, वहाँ कोई मिस हैंडलिंग है तो वहाँ पे भी वो सर्च कर सकता है 153 में। तो देखिए अभी प्लान को हम देखते हैं, सर्च वारंट पे अभी आते हैं। अभी देखिए अभी मोटा मोटा हमको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले सम्मन, पहले प्यार से बुलाते हैं या एक आदेश कर दिया इन राइटिंग कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स आइए, ये डॉक्यूमेंट्स आप पहुंचा दीजिए, खुद लेके आइए या किसी से भिजवा दीजिए। तो जब खुद लाने के लिए होगा तो आप आएंगे कोर्ट में और कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट या जो भी कोई दूसरी वस्तु कही गई है उसको पेश करेंगे। अब देखिए, अब ये यदि एक सामान्य प्रक्रिया है कि सम्मन दिया, उनको बुलावा दिया, उनको आदेश दिया इन राइटिंग में, अब उसके बाद नहीं आते तो यहीं से कोअर्सिव मेथड अप्लाई होता है, जो आपको सर्च वारंट के रूप में मिलता है, सीजर के रूप में मिलता है, अरेस्ट के रूप में मिलता है। आपने पीछे अरेस्ट जब डिस्कस किया तो आपने देखा अरेस्ट के पर्पस से भी सर्च किया जा सकता है, यहाँ तक कि घर के दरवाजे खिड़की उड़की भी जरूरत पड़ी, यदि कोई इमिनेंट ऐसा है कि नहीं उसको अदरवाइज वो भाग जाएगा और गिरफ्तार करना ज़रूरी है तो किया जा सकता है। तो हमको यह है कि मोटे मोटे रूप से पहले ये देख लेना है कि सर्च दो प्रकार से हो सकते हैं, विथ वारंट सहित और वारंट के बिना, विद और विदाउट वारंट। तो जब हम आते हैं विथ वारंट तो स्टार्ट में देखते हैं 93, 94, 95 और 97, इन 4 सेक्शंस में आपको दिखते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये जो वारंट इशू करने का पावर है, इसको एक कोसाई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी एक तरह से मिला हुआ है एक सेक्शन में, जो उसको एक बार सिविल जज यहाँ यूपी में पूछ लिया कि कौन विच सेक्शन इज सिमिलर टू जो है हैबियस कार्पस रिट, तो आप देखेंगे कि इसमें 97 में है। अभी उस पर आके हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो इसमें टाइटल आपका पार्ट सी है वो जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च से रिलेटेड है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 99 और 101 है, तो सेक्शन 100 बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें 8 उसके सब सेक्शंस है, उस पर अभी हम लोग आएंगे। फिर उसके बाद मिसलेनियस है कि इन ए बी सी पार्ट में जो दिया हुआ है उससे भी नहीं काम चला तो फिर कुछ दूसरे भी चीज़ें हैं, एक जो 102, 103, 104, 105 में है। तो आते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कि 91 और 92 से। तो बेसिक चीज़ ये है कि सबसे पहले सम्मन, वो कहते हैं ना कि पहले जो है कि शुरू में ही हिंसा का सहारा नहीं लेना है, पहले हम अहिंसक रहना है। तो सम्मन क्या है, बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीका है कि भाई आपको एक बता दिया गया है कि इस डेट और इस प्लेस पे आपको हाजिर होना है, तो आप आ जाइए। तो कोई कोअर्सिव जो है मेथड, कोई बाध्यकारी तरीका नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसीलिए सेक्शन 91 में कहता है कि डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु को पेश करना है। अब पेश कराने का कुछ पर्पज होता है, तो उसका पर्पज क्या होता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, विचारण है या अदर प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में ज़रूरत है उस डॉक्यूमेंट को। आप देखें कि जो विवेचनाएं होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है या इंक्वायरी होता है या ट्रायल होता है, वो क्या होता है, उसमें 2 तरह के एविडेंस आते हैं, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ओरल की बात तो ये नहीं कर रहा, ये मटेरियल एविडेंस की बात कर रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट या थिंग्स
वस्तु सामान के रूप में है या दस्तावेज के रूप में है, तो कोर्ट को डॉक्यूमेंट्स देखना है, तब एसेस करेगा। अब जैसे देखिए कि एक केस में कहा गया कि जो बैंक अकाउंट है वो भी एक तरह की प्रॉपर्टी है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो उस ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट को जो है क्या करता है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से सर्च करता है और उसको जो है वो लेटर देता है, अनुरोध करता है अथॉरिटी से कि उसको सीज कर दिया जाए, मतलब ऑपरेट नहीं होना चाहिए वो। तो अब जो सेक्शन 91 में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि देखिए ये कहता है दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए सम्मन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो क्या है, डॉक्यूमेंट्स के लिए या अदर थिंग से। पर्पस क्या है कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में उस पर्पस के लिए उस डॉक्यूमेंट की या उस दूसरी वस्तु की आवश्यकता है। कौन ये सम्मन कर सकता है, तो ये आपको देखिए कि स्टार्टिंग में ये देता है कि कोर्ट या पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कौन सा, जो उस एरिया का, जो थाने का इंचार्ज हो। तो वो क्या है कि उसको लगता है कि जो अन्वेषण कर रहा है या न्यायालय जो जांच कर रही है, न्यायालय जो विचारण कर रही है या पुलिस कोई अन्य कार्रवाई कर रही है, तो उसमें ज़रूरी है, नेसेसरी है और डिजायरेबल है कि उस डॉक्यूमेंट या उस वस्तु को कोर्ट के सामने या पुलिस ऑफिसर के सामने लाया जा सके। तो इसी पर्पज के लिए वो सम्मन या एक लिखित आदेश भेजती है। सम्मन कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर ने किया तो एक राइटिंग ऑर्डर कर दिया कि भैया ये यहाँ पे इस तारीख को आप आ जाइए। अब क्या है कि इसमें देखिए ये आपका जनरल प्रोविज़न हो गया और उसमें जिसको सम्मन किया जाएगा उसको आना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोर्ट या पुलिस ऑफिसर अपना लॉफुली कोई चीज़ इशू कर रही है, आपका अपीयरेंस सिक्योर करना चाहती है, आप नहीं आते तो कहीं ना कहीं से कोई क्रिमिनल एक्ट भी आप कर रहे हैं। तो अब यह है कि जिस तरह से सम्मन में लिखा है, जिस तरह से लिखित आदेश में लिखा हुआ है, उस तरीके से यदि कंप्लायंस नहीं किया, मान लो जिस आदमी को कहा गया कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके इस तारीख को इतने बजे आ जाइए, वो नहीं आता है, उसने अपने किसी एम्प्लॉय को भेज दिया और कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दे दिए या पुलिस ऑफिसर को पकड़ा दिए, तो एक डीमिंग क्लास, ये एक उपधारणा आती है आपके 91(2) में, जो ये कहती है कि यदि उसने वो डॉक्यूमेंट या वो जिस सामान को मांगा गया उसको पहुंचा दिया है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने पार्ट पे कंप्लायंस कर दिया है। तो लिटरली उसका पालन नहीं है, लेकिन आप जैसे आप देखे होंगे कि लॉ में पढ़ते हैं आप कई जगह, चाहे एविडेंस में या टीपीए में भी पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि सारभूत रूप से माने उसका मैटेरियली अंदर के तत्व जो है, जो सार है, उसका पालन हो गया तो पालन मान लिया जाएगा। तो आपका ये दूसरा क्लाज जो हो गया, ये डीमिंग सेक्शन है, मान लेता है कि हाँ आपने वो डॉक्यूमेंट भिजवा दिया, सामान भिजवा दिया, तो मान लिया जाएगा कि आपने पालन कर दिया। तीसरा जो है, तीसरा क्या होता है, 91 धारा 91 जो ये सम्मन या लिखित आदेश आया है, उसका एक तरह से अपवाद है, अपवाद एक्सेप्शन है। तो ये इसका मतलब कि ये कोर्ट या पुलिस ऑफिसर पे कुछ रोक है कि वो ये काम नहीं कर सकती। तो क्या काम है, इसमें 2 पॉइंट है कि एविडेंस एक्ट की धारा 123 और 124। 123 और 124 में क्या है कि आपने देखा है कि वो एक विशेषाधिकृत चीज़ है, प्रिविलेज चीज़ें हैं। जैसे स्टेट कान पे पब्लिश्ड जो है रिकॉर्ड है, तो आप उसको नहीं मंगा सकते। तो 123 और 24 में जो प्रिविलेज मिला हुआ है, किसी को छूट मिली हुई है कि आप डॉक्यूमेंट उससे नहीं मंगा सकते, अनपब्लिश रिकॉर्ड किसी डिपार्टमेंट से नहीं मांग सकते।
तो अब ये 91 का सहारा लेके कोर्ट या पुलिस ऑफिसर ये नहीं कर सकते कि नहीं वो दो ही, क्योंकि कानून की आपस में टकराहट नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन बना दिया गया। तो इसमें आ गया 123, 124। इसके अलावा एक बैंक से रिलेटेड जो है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 1891। तो ये आपको दो एक्ट आया, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 123, 124 और बैंकर एविडेंस एक्ट की का पूरा। तो ये है कि उसमें जो प्रोविज़न है, जो प्रिविलेज मिला हुआ है, उसको 91 से ब्रीच नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका एक्सेप्शन आ जाता है 92 में है। आपको ध्यान में रखना है कि जो सम्मन इशू किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वर्ड उसमें आता है या अदर थिंग्स आता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी एक तरह के प्रिविलेज है। उसका इम्पोर्टेंस को इतना वो दिया गया है कि उसको ये नॉर्मल ढंग से ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इसीलिए 91 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि डाक या तार प्राधिकारी जो पोस्टल एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी है, उसकी कस्टडी में कोई लेटर है, पोस्ट कार्ड है, टेलीग्राम है या अदर डॉक्यूमेंट है, कोई पार्सल है, कोई और सामान है, तो आप उसको 91 के संबंध के थ्रू कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 92 अगले ही सेक्शन में आप देखेंगे कि 92 एक स्पेशल स्टेटस देता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ से रिलेटेड मैटर को। उसमें ऑथराइज करता है, ये स्टैट्यूट सीआरपीसी प्रावधानित करती है कि सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, ये चार या उनमें से कोई, चाहे इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, इंक्वायरी के पर्पस के लिए, ट्रायल के पर्पस के लिए या अदर प्रोसीडिंग के लिए, इन चार में से किसी पर्पस के लिए वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी का जो ऑफिसर है उससे एक तरह से एक अपेक्षा कर सकती है, रिक्वायरमेंट वो ये कर सकती है कि आप हमको जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, पार्सल चाहिए या कोई सामान आपके यहाँ है उसकी डिलीवरी चाहिए, तो आप वो डिलीवरी किसी जिसको हम ऑथराइज किए हैं उस पर्सन को दे दीजिए। यानी कि सिर्फ डीएम, सीजीएम, सेशन जज और हाई कोर्ट, चार को ध्यान में रखना। यही चार पोस्ट एंड टेलीग्राफ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप हम जिसको ऑथराइज कर रहे हैं उसको आप यहाँ की ये चीज़ दे दीजिए। इन चार को छोड़ के कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस ऑफिसर पोस्ट एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी से ये नहीं कह सकता है कि नहीं ये सामान, ये डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड कर दीजिए फला आदमी को। बट कुछ मैटर बहुत इमिनेंट हो सकता है, ये लगता है कि तत्काल उसमें कुछ न कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, तो आपका 92(2) एक प्रोविजो की तरह है, एक भी रास्ता निकालता है कि बाकी यदि कोई मजिस्ट्रेट है, चाहे एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियल या पुलिस कमिश्नर है या जिले का एसपी है, और वो ये समझता है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल या कोई भी वस्तु उनको चाहिए, तो फिर उस अथॉरिटी से जो डाक, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, डाक और तार विभाग का जो प्राधिकारी है, उससे ये कह सकता है, रिक्वायर्ड कर सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट, पार्सल या जो चीज़ है आप उसको हमको तलाशी लेने दीजिए, सर्च करने दीजिए। तो यहाँ पे वो सर्च करेगा, और जब सर्च कर लिया, उसको स्पेसिफाइड कर दिया, तो वो उसको ले नहीं जाएगा, डिलीवरी नहीं होगी उसकी, वो चीज़ वहीं पे है। बस क्या करेगा कि वो प्रॉपर वे में 92(1) में जाके उस डीएम,
सीजीएम, सेशन जज या हाई कोर्ट से परमिशन ले लेगा डिलीवरी के लिए, डाक और तार विभाग, पोस्टल एंड टेलीग्राफ विभाग से, तो उसको डिटेन करने के लिए कर सकता है। देखिए ये चीज़ है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से मिली है, आपसे अनुरोध करके हम आए और सर्च किए हैं। अब ये चीज़ अभी जब तक हम कोर्ट से परमिशन ले नहीं लेते हैं, आप किसी को मत दीजिएगा। तो फिर यहाँ पे एक बाइंडिंग व्यवस्था बन के आती है, फिर वो जो अथॉरिटी होगी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की जो अथॉरिटी होगी, वो उसको किसी को डिलीवर नहीं करेगी, क्योंकि वो अदर देन 92(1) में जो डेजिग्नेटेड कोर्ट या मजिस्ट्रेट हैं, उनके अलावा बाकी ये कर सकते हैं कि उनको बता के सर्च कर लिया और सर्च के बाद उसको वहीं पे बनाए रखने, वहीं डिटेन किए जाने के लिए, निरुद्ध किए जाने के लिए, उस चीज़ को रखे रहने के लिए उनको एक अनुरोध कर सकता है, उनसे अपेक्षा कर सकता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि 91 और 92 दोनों में सम्मन या लिखित आदेश या अपेक्षा की बात किया गया है और इसके थ्रू है। तो ये जो प्रीलिम्स में और मेंस में, ये दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट। इवन आपको लीगल फील्ड में हर जगह इस पे आता है, डिस्कशन का वो आता है। लोग पूछ देते हैं कोई डॉक्यूमेंट तलब कराना हो तो आप किस धारा में तलब कराएंगे, तो देखिए सेक्शन 91 है। और कभी कभी नहीं ध्यान भी आता है तो प्रोसीजर में एक जगह और आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट 165 एविडेंस एक्ट है। वहाँ एविडेंस एक्ट में भी आप क्या है, वहाँ कोर्ट को बहुत एग्जॉस्टिव पावर है। वो ट्रूथ को सामने लाना चाहता है तो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स तलब कर सकता है, किसी से गवाही के लिए कह सकता है। कुछ रिस्ट्रिक्शन उसमें 165 में भी है, जैसे प्रिविलेज जिसको है वो नहीं कर सकते, अशिष्ट और कलंकात्मक जो चीज़ें हैं, स्कैंडलस चीज़ें हैं, वो नहीं पूछ सकते हैं। तो अभी 165 में भी मतलब डॉक्यूमेंट तलब करने के लिए दे सकते हैं। तो 91 इधर मिला और आपको एविडेंस एक्ट में 165 है। तो आपका जब भी प्रश्न आए कि किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए क्या प्रक्रिया है, कौन आदेश कर सकता है, तो आपको वो करना है कि सामान्य प्रावधान 91 में है और डाक और तार विभाग के लिए स्पेशल प्रावधान है। केवल उसमें डीएम, सीजीएम, सेशन जज और हाई कोर्ट ही के आदेश से ही कोई चीज़ डाक विभाग की जो किसी के कब्जे में आ सकती है, डिलीवर्ड हो सकती है। तो ध्यान देना है कि आपका ये दोनों को मिला के पूरा क्वेश्चन है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया रिक्वेस्टिंग पैटर्न है, मेथड है। जब ये पीसफुल मेथड काम नहीं आता है तब आगे के सेक्शन अब आते हैं अस्तित्व में कि अब जब इनसे काम नहीं चला तो फिर क्या हुआ भैया, अब डॉक्यूमेंट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में ज़रूरी है, बिना उसके काम नहीं चल सकता। मिलेगा तो उससे सही जजमेंट तक पहुंच सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे में फिर आता है सर्च का प्रोविज़न, सर्च वारंट का, जो अगला ही सेक्शन है 93। हमने अब ये इस चैप्टर 7 का पार्ट बी हो गया जो सर्च वारंट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे सर्च से रिलेटेड आपको एक माइंड मेकअप कर लेना है कि दो तरह के प्रोविज़न होते हैं, एक सर्च विथ वारंट होता है, एक विदाउट वारंट भी होता है। विथ वारंट वहाँ होता है जहाँ पे जो भी अथॉरिटी है कोर्ट से कोर्ट दिए गए प्रोविज़न ड्यू कोर्स में अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर आती है, रिक्वेस्ट करती है और सारे पर्टिकुलर सारी उसके जो खास बातें हैं बताती है, तब वो वारंट इशू करता है। इसीलिए अब देखिए कि सर्च वारंट से क्या होता है,
कोई किसी का प्रीमाइजेज है, कोई परिसर है, कोई जगह है, किसी की दुकान है, किसी का ऑफिस है, घर है, बेसमेंट है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, अब उसमें वैसे ही कोई थोड़े घुस जाएगा। अब उस घुसने का मतलब उसकी एक तो राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हुई, और मान लो किसी के खिलाफ आप एविडेंस पकड़ के और उसको मुलजिम बना देने वाले हैं, तो एक तरह से जो 20(3) में संवैधानिक गारंटी दी गई है कि किसी भी अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बेहोश नहीं किया जा सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध सुरक्षा, तो वो 20(3) में दिया गया है। वो जा रहा है दूसरे आदमी की पर्सनल लिबर्टी भी उसकी बाधित होगी कि आपने उतने देर में उसके मूवमेंट को रोक दिया, सर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इसकी संवैधानिक वैधता सर्च वारंट की भी और समय समय पे काफ़ी डिस्कशन का विषय रहा हाई कोर्ट वगैरह। तो एक MP शर्मा वर्सेज सतीश चंद्र का केस आया था, आपने संविधान में भी पढ़ा होगा। तो उसमें ये कहा गया कि नहीं, ये आपका 91, 93 ये सारे की जो हैं, इसका इस रूप में हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि वो 20(3) का वायलेट कर जाए। तो कुल मिला के आपको इंफॉर्मेटिव ढंग से ये देखना है कि जो सर्च वारंट का प्रोविज़न है उसको भी वैध माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, किसी की भी स्वतंत्रता को यदि कोई बाधा पहुंचाई जाती है तो वहाँ पे या तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत होती है या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसे आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वहाँ पे देखिए कि अब इस लिबर्टी को 19(1)A में संवैधानिक गारंटी है हर नागरिक को, लेकिन उसको रोकने के लिए 19(2) में 8 ग्राउंड भी दे दिए गए। उसी तरह आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है, तो उसको वहीं उसी में लिख दिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से ये गवर्न होगी। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, सीआरपीसी में प्रोविजन है। तो एक तरह से दोनों को में क्या हुआ कि दो तरह के इंटरेस्ट को देखना होता है कोर्ट और कानून बनाने वालों को। एक तरफ मास का, पब्लिक का लार्जर इंटरेस्ट होता है कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जाए, और दूसरा व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी होती है। तो उस लार्जर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ कानून के द्वारा लिमिटेशन, कुछ सेफ गार्ड्स तमाम बनाए जाते हैं। एक तो उस पर्सन जो व्यक्तिगत किसी के अधिकार कहीं से प्रभावित हो रही है तो उसके लिए भी सेफ गार्ड होते हैं, और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए भी ऐसे प्रोविज़न होते हैं। तो दोनों के बीच में बैलेंस। तो इस तरह से ये आपको देखिए कि एक केस है, इसको नोट कर लीजिएगा, BS कुत्तन पिलई, वी फॉर वैन, VS कुत्तन पिल्लई वर्सेज रामाकृष्णा। इसमें इन्होंने कहा कि आपका ये जो सेक्शन 93 है ये संवैधानिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसको वैलिड माना, और कहा कि आर्टिकल 23 या आर्टिकल 19 का कहीं से कोई वायलेशन नहीं है। तो आपको देखना है कि तो 93 पे आते हैं सर। तो हमने फिर सर्च दो तरीके का बताया, विथ और विदाउट वारंट। तो जो विथ वारंट है वो हम लोग देख रहे हैं, वो 93, 94, 95, 97 और हाँ इतने हैं। 98 सर्च वारंट की हेडिंग में तो है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे सर्च वारंट नहीं है। अब आते हैं 93 पे। तो इतना अभी ठीक है आप लोग को?
ओके, ठीक है, सही है। राइट। तो 93 में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि तलाशी वारंट, सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। तो सर्च वारंट कौन इशू करेगा? कोर्ट। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर सर्च वारंट इशू नहीं करेगा, ठीक है। सर्च को एग्जीक्यूट करने का काम तो पुलिस करती है, लेकिन उस वारंट को इशू कौन करेगा? कोर्ट। और कोर्ट कब करेगा? मैंने बताया ना कि भैया ये लिखित आदेश है, ये सम्मन है, आप आ जाइए इस तारीख को, इस जगह पे आ जाइए आपसे, और ये कागज पत्तर भी लेते आइए। अब आपने इसको, ये नॉन वायलेंट तरीके को आपने माना नहीं, आप इस 91 और 92 के दायरे से बाहर कूद गए, यानी कि 91 और 92 का जो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक। तो पहला तो यही हो गया, तब तो ये सर्च वारंट जारी कर सकता है। अब यह है कि उसको रिक्वायर्ड किया गया है और उसने क्या किया? डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया, पहली चीज़। या कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो जाती है, वो उसको ये विश्वास दिला दिया जाता है कि ये तो न तो पेश किया ना पेश करेगा, यानी पेश करने की संभावना भी नहीं है, उस कंडीशन में भी हो सकती है। फिर इसमें नेक्स्ट ये है कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो एक स्थिति तो वो हुई 91-92 का कंप्लायंस नहीं हुआ है या होता नहीं दिख रहा है। दूसरा, जब कोर्ट को ये बात क्लियर नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट वास्तव में है किसके पास। सम्मन तो जारी किया जाता है तब ना, जब पता लगता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक प्लेस है, और वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट किसी के पोजीशन में है या उसके कंट्रोल में है। अब तो ना ये पता ही नहीं कि किसके पोजीशन में है, किसके कंट्रोल में है, तो क्या होता है, वहाँ जनरल सर्च टाइप के ऑर्डर्स कोर्ट कर देती है, तो वहाँ जनरल सर्च वारंट जारी कर देती है। तो आप देखिए 93 ए के बी में यह है कि जहाँ कोर्ट को ये पता ही नहीं है कि वो किसके कब्जे में है, किसके पोजीशन में है, तो वहाँ पे भी सर्च वारंट इशू कर सकती है। तीसरा, जब कोर्ट को ये लगता है कि कोई इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के पर्पज के लिए एक जनरल सर्च किया जाए और जिससे कुछ मटेरियल मिल सकता है, तो ये होता है जनरल नेचर का सर्च भी कर सकती है। तो ये यहाँ पे ये 3 कंडीशंस हुए, 3 तो आपको 93 में देख दिया, जहाँ पे कुल मिला के सर्च वारंट 6 तरीके की स्थितियों में जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब उनमें से 3 तरीका तो आपको 93 में ही मिल गया, और तीन तरीके आगे मिलेंगे आपको। तो 3 तरीके कौन कौन मिला? 91, 90 का कंप्लायंस नहीं है, कोर्ट खुद कंफर्म नहीं है कि वो किसके पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट या वो चीज़ है, या जब कोर्ट को ये लगता है कि जो कोई भी सीआरपीसी के तहत जो इंक्वायरी, ट्रायल या कोई प्रोसीडिंग अडॉप्ट किया जाना है और उसमें जनरल एक सर्च या इंस्पेक्शन होना चाहिए, तो वो सर्च वारंट इशू कर सकती है। और उस सर्च वारंट में का प्रोफार्मा सीआरपीसी के शेड्यूल में दिया हुआ है, और उसमें कोई पर्सन होगा जिसको नॉमिनेट कर देगा, और वो उसके बाद उसी सर्च वारंट के डायरेक्शन के रिगार्डिंग उस प्लेस की सर्च करेगा, उसका निरीक्षण करेगा। ये हो गया 93(1) में जो आपको दिखा 3 तरह की स्थितियां हैं। अब ये सर्च जो होता है कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस की होनी है, तो पूरे प्लेस के लिए भी हो सकता है जनरल सर्च, या उसका कोई स्पेसिफाइड
पार्ट है तो पार्ट यानी कि होल और पार्ट दोनों फॉर्म में सर्च वारंट इशू हो सकता है। यदि पार्ट में है तो टोटल नहीं होगा, जो पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट बताया गया सिर्फ वहीं पे वो सर्च हो सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। फिर आपका 93 में एक रिस्ट्रिक्शन और आता है कि ये कोर्ट पे एक रोक लगाती है 93(3), जो ये कहती है कि 93(1)(2) में जितनी भी बातें लिखी गई है उसका कतई ये अर्थ नहीं है कि डीएम और सीजीएम को छोड़कर कोई दूसरा मजिस्ट्रेट वो डाक और तार विभाग को की कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है, पार्सल है, कोई सामान रखा है तो उसको सर्च करने के लिए वारंट इशू करते हैं। जब सम्मन जारी करने के लिए 92 में डेजिग्नेट कर दिया गया है, जिसमें सबसे छोटी इकाई सीजीएम है, फिर डीएम है, सेशन जज है, हाई कोर्ट है, तो वारंट कैसे दे देंगे किसी भी कोर्ट को, वो भी जो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को और अथॉरिटी को के ऊपर प्रिवेल करने के लिए। तो इसीलिए 93(3) में भी वो लिमिटेशन, वो मर्यादा बनी हुई है कि यहाँ यदि सर्च वारंट इशू करना होगा वहाँ के लिए, तो फिर डीएम और सीजीएम, इसीलिए कह रहा है कि इनको छोड़ के यहाँ पे आ गया कि यहाँ सर्च वारंट अब सेशन जज और हाई कोर्ट देने लगे तो हो गया काम। तो इसीलिए ये कह रहा है कि जब कभी इस तरह की सर्च की बात आए भी तो उस कंडीशन में क्या है कि तो 93 कहता है कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है, और ये जारी करने का आप लोगों ने देखा कि 3 स्थितियां इसमें दी गई है। 91, 92 का जो सम्मन या लिखित आदेश था वो फेल कर गया, अब फेल हो गया है तो अब उसके लिए उस जगह की तलाशी का वारंट इशू किया जा सकता है। दूसरा, जब ये पता ही नहीं कि वास्तव में है किसके पोजीशन में, तब भी उस प्लेस के लिए या उसके पार्ट के लिए सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। तीसरा, जहां कोर्ट को ये लगता है कि कोई इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के लिए तलाशी लिया जाना जरूरी है, उससे कुछ मटेरियल निकल के आएगा तो वो जारी कर सकता है। अब ये जिसको डायरेक्ट किया जाएगा वो इसको एग्जीक्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू सर्च वारंट। अब लेकिन 93 के सर्च वारंट यदि पोस्ट एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी या की कस्टडी में कोई चीज़ रखी हुई है उससे संबंधित है, तो उस कंडीशन में 93 एक रोक लगाती है कि ऐसा आदेश डीएम और सीजीएम ही कर सकता है, दूसरे कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने देखा 93 में। तो ये सारे लोगों को क्लियर है? देखिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ही एक गवर्नमेंट ऑफिस है, और गवर्नमेंट ऑफिस है तो इसके लिए ये बात रखी गई। आप ये ध्यान दीजिए कि किसी कोर्ट ने यदि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, किसी गवर्नमेंट ऑफिस को ये सम्मन या कोई ऑर्डर दिया है कि आपके यहाँ देख लीजिए डॉक्यूमेंट है, तो क्या होगा, वो देखेगा, उसको पेश करेगा, नहीं होगा तो एक रिपोर्ट बना के भेजेगा। तो ये कंडीशन नहीं आती है जनरली सर्च वारंट का। कोर्ट क्या कर देगी, उसमें कुछ इंक्वायर कर लेगी, इंक्वायरी ऑफिसर को भेज देगी, खुद जाके कोर्ट जो है सीआरपीसी में पावर मिला है उस प्लेस पे जाके देख सकती है, वो करा सकती है, अपने सामने सर्च करा सकती है, 103 में उसको पावर मिला है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप देखिए कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी है और उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न है, बाकी के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है।
प्रैक्टिकली वो नौबत नहीं आती है, और आ भी जाए तो आपको इसी में प्रोविज़न में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से वो कोर्ट वर्क कर सकती है। आप देखेंगे आगे आपको लोकल इंस्पेक्शन का पावर है कोर्ट को। आप देखें 103 में अपने सामने यदि वारंट इशू कर सकता है तो सर्च भी करा सकता है। तो ये है, तो 93 भी आ गई। अब 93 के बाद आता है 94। 94 क्या है कि 94 एक व्यवस्था बनाता है कि किसी जगह का सर्च किया जाना है तो किस प्लेस का, किस जगह का सर्च करने का 94 में ऑर्डर दिया जाता है। तो ये देखिए, ये क्या है कि जब कभी जो इसमें आप देखिए 3 तरह के मजिस्ट्रेट हैं। डीएम, याद रखिए, लिख लीजिए, डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। तो अब इनको या तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, और जब इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, एक इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टाइप का कर लेते हैं। उस इंक्वायरी से अपने को सेटिस्फाइड करते हैं कि हाँ उनके पास रीजन है बिलीव करने का। तो क्या बिलीव है, क्या बिलीव करना है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति रखी जाती है, वहाँ बेची जाती है, या ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक वस्तुएं हैं वहाँ पे लाई जाती है, रखी जाती है, सेल किया जाता है, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो क्या है कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये 3 तरह के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम उपखंड मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये आदेश कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है प्री का, बाकी से भी निकलेगा, वो 3 तरह के मजिस्ट्रेट है, आपको उसमें चौथा घुसा दिया कोई और, तो आपको ट्रेस आउट करना है, इन 3 को ध्यान रखना है। तो अब वो जो पुलिस ऑफिसर होगा वो कम से कम कांस्टेबल के रैंक से ऊपर का पुलिस ऑफिसर होगा, तो उन्हीं को अपने वारंट को, उस प्लेस को सर्च करने के वारंट को और एग्जीक्यूट करने का ये दे सकता है। तो 94 प्लेस 93 में भी किसी प्लेस के लिए हो सकता है, लेकिन 94 उस प्लेस की बात कर रहा है जहाँ पे चुराई हुई संपत्ति, स्टोलन प्रॉपर्टी रखी जाती है, बेची जाती है, या कोई आपत्तिजनक अश्लील सामग्री है उसका निर्माण किया जाता है, बेचा जाता है। तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर के माध्यम से उस प्लेस को सर्च किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो सिपाही, कांस्टेबल से ऊपर के रैंक का होना चाहिए। ये 94 में ये है। तो अब ये सर्च जब देगा तो कोर्ट, ये 3 तरह के जो मजिस्ट्रेट हैं ये भी उसमें कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को सर्च करने के लिए वहाँ एंट्री मार सकते हैं, आप एक स्पेसिफिक मैनर में उसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ जो ये सारी चीज़ें, चुराई हुई संपत्ति, फर्जी दस्तावेज वगैरह जो है, उनको अपने पोजीशन में ले सकते हैं। और जब आपने पोजीशन में ले लिया तो आप उसको क्या करेंगे कि ये यदि ले जाने लायक है तो वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, नहीं तो उसको कहीं ना कोई कस्टडियन किसी को बना के या कोई वहाँ पे रख रखाव करके उसको रखेंगे। और यदि कोई आदमी उसके साथ कोई अरेस्ट होता है उसको कस्टडी में लेंगे, और आप 57 का जो मैंडेट है, 20 अरेस्ट कोई हुआ है तो 24 आवर्स के विदिन उसको ले जाएंगे, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। और जब कोर्ट के सामने अरेस्टेड पर्सन जाता है तो जो सामान वहाँ से सर्च में मिली है, जिसको आपने सीज किया, वो भी ले जाएंगे। अब आती है कि जो आप इसमें ऑब्जेक्शनेबल या आपत्तिजनक जो वस्तुएं हैं उसमें क्या आती है, तो आपको 94(2) मदद करता है। 94(2) ये कहता है कि इसमें काउंटर फिट क्वाइन, जो नकली सिक्के हैं, क्वाइन सिक्के वो हो, या इंडिया में कुछ जो एक्ट है उसके तहत कोई मेटल लाया गया, पीस ऑफ मेटल लाया गया है जो कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड है। फिर कोई आपने फर्जी करेंसी बनाया है, फर्जी स्टैम्प बनाया है,
फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है या कोई फर्जी सील बनाया है, मुद्रा जो मोहर लगाई जाती है, या जो आईपीसी की धारा 292 में ऑब्सीन थिंग्स की कैटेगरी में आता है, अश्लील वस्तु की परिभाषा में आता है यह है। और इसमें जितनी ऊपर बातें हैं, इन चीज़ों को बनाने के लिए जो भी चीज़ उसमें इंस्ट्रूमेंट, उपकरण या मटेरियल यूज किया जाता है, वो सब भी वो आ जाएगी उसी आपत्तिजनक वस्तु की परिभाषा में आ जाएगी। तो आपको 94(2) में है। तो आपने देखा कि 94(2) जो है वो रिलेट कर रहा है किसी प्लेस से। प्लेस ऐसा है जहाँ पे आमतौर पे आप देखिए कि ये जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद वो अपने संतुष्टि के लिए उसकी जांच करा लेता है। फिर वो विश्वास होने पे कि वहाँ पे चोरी की संपत्ति जमा की जाती है, बेची जाती है, आपत्तिजनक वस्तुएं रखी जाती है, उसका बेचा जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो पुलिस अधिकारी जो कांस्टेबल से ऊपर में रैंक का होगा वो उसको वारंट दे सकती है सर्च करने का, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करेगा। और सर्च करने में उसको ये भी राइट होगा कि वहाँ पे कि वो एंट्री वहाँ उस जगह पे प्रवेश कर जाए, उसका जो मैनर बताया गया है वारंट पे, उस मैनर में उसको तलाशी ले ले, जो चीज़ वहाँ मिले उसको कब्जे में ले ले, फिर उसको कब्जे में लेने के बाद मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, ले जाने लायक हो, नहीं ले जाने के लायक है तो वहीं पर किसी के कस्टोडियन बना दे, फिर ये सब करे। और आपत्तिजनक वस्तुओं में ध्यान रखिएगा, इसको एक दो बार ससरी निगाह से रख लीजिएगा क्या है। तो देखिए, फर्जी सिक्का हो गया, क्वाइन, काउंटरफिट क्वाइन, बाहर आउटसाइड इंडिया से लाया गया हुआ मेटल, पीस ऑफ मेटल, इसमें काउंटरफिट करेंसी नोट, काउंटरफिट स्टैम्प, और इसमें आपका फोर्ज डॉक्यूमेंट, जो फोर्ज या फॉल्स सील बनाई जाती है, वो 292 की परिभाषा में आने वाली ऑब्सीन चीज़ें, ये या इनको बनाने और करने में जो भी आपका कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मटेरियल यूज होता है तो अब आपका ये 94 हो गया। इसके बाद एक सेक्शन है 95 और 96। बड़ा ये इस सेक्शन को लोग के डिस्प्यूट भी होता है, और कभी कभी इसको संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका परीक्षण होता है, एग्जामिन किया जाता है कि 95 और 96 एक चीज़ के लिए है। ये 95 और 96 के साथ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, ये आता है। फिर ये आता है कि आप देखिए, जो भी सर्च वारंट ये इशू होता है पीछे के सेक्शन में, वहाँ भी जो अथॉरिटी, जो मजिस्ट्रेट, जो कोर्ट उसको इशू करती है, वहाँ मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। मनमानी तरीके से काम किया तो वहीं तो संविधान का उल्लंघन हो गया, क्योंकि जो समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, वो क्या है? वो उसका मतलब है लैक ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मनमानेपन का अभाव ही समता है। और आपने मनमाने ढंग से यदि पुलिस के कहने पे वारंट इशू कर दिया तो वो क्या हो गया? आपने के अपना जुडिशियल माइंड को अप्लाई ही नहीं किया। जब जुडिशियल माइंड को अप्लाई नहीं किया, आर्बिट्रेरी हो गई, तो कहीं ना फंडामेंटल राइट, रूल ऑफ लॉ, वो और ये जो राइट टू इक्वलिटी है वो कहीं वायलेट कर जाएगा। तो ये सारे पॉइंट है। तो अब इसमें देखना है कि 95 में पहली चीज़ है कि क्या व्यवस्था करती है कि पावर टू डिक्लेयर, पावर टू डिक्लेयर, हु डिक्लेयर, कौन करेगा? यहीं पे इसको पकड़ लेना है कि ये डिक्लेरेशन का पावर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक। तो पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड
यानी कि जो पावर है ये डिक्लेरेशन का स्टेट गवर्नमेंट को, और वो स्टेट गवर्नमेंट उस पावर में क्या डिक्लेयर करती है कि हम कुछ चीज़ों को फॉरफिट कर लेंगे, उसको समाहित कर लेंगे, यानी उसको जब्त कर लेंगे। फॉरफिटेड उसकी हिंदी होती है समाहरण, और व्यवहारिक अर्थ में वो जब्ती से उसका अभिप्राय है। तो यहाँ पे आता है कि पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम, और उसके लिए सर्च वारंट जारी करना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये सेक्शन 95 एक तरह से क्या हुआ, पावर दे दिया। क्या पावर दिया कि कोई न्यूज़पेपर है, कोई बुक है या कोई डॉक्यूमेंट है, और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए, 153 बी, 292, 293, 295 ए के तहत वो पनिशेबल है। अब आप ये देखिए कि ये सारी जो ए है 124 से राजद्रोह सेडिशन, 153 ये इम्यूनिटी प्रमोट करना है ना, तो प्रमोटिंग इन एनमिटी बिटवीन क्लासेस, कुछ वर्गों के बीच में दुश्मनी पैदा करना। 153 में इम्प्यूटेशन असर्शन दैट आर प्रेजुडिस टू नेशन, जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित करती हो। 292 आप जानते हैं अश्लील वस्तुएं, ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट को आप की बात किताब में क्या है, वैसी पुस्तक है जिसमें अश्लील सामग्री है। 293 जो किशोर उम्र के लड़के हैं, यंग बॉयज़ हैं, यंग चाइल्ड हैं, उनको आप परोस रहे हैं अश्लील सामग्री, तो 293 हो गए। 295 भी क्या है कि रिलीजियस क्या है डिसऑर्डर आप फैला रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि अब ए करके आपको ध्यान में आ जाएगा। तो इन सेक्शंस में क्या है कि कोई न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट के अंदर का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो इन सेक्शंस 124 से 153 ए, 153 बी, 292, 293, 295 ए के तहत क्या है, पनिशेबल है, दंडनीय है। और फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा, आपने टाइटल में देखा डिक्लेरेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो जो भी न्यूज़पेपर है, बुक है, डॉक्यूमेंट है, उसके जितनी भी कॉपी है सबको गवर्नमेंट के फेवर में फॉरफिट समाहरण करने का एक डिक्लेरेशन कर देती है, घोषणा कर देती है कि ये जो भी अखबार है, ये कोई भी मान लीजिए सपोज करिए कि जो है बीड़ा अखबार है और इसमें इस तरह की सामग्री है, इस तरह के कंटेंट है, और जो है इसको हम सेक्शन 95 पे दिए गए पावर को एक्सरसाइज करते हुए इसके सारे भी जितनी भी कॉपीज है उसको अपने कब्जे में लेने का, अपने राज्य के फेवर में, स्टेट के फेवर में उसको फॉरफिट करने का डिक्लेयर करते हैं। अब जब डिक्लेयर कर देगा तो फिर बताएगा कि इस डिक्लेरेशन करने की नौबत क्यों आई, व्हाट आर द ग्राउंड्स। वो ग्राउंड्स, यहाँ पे ग्राउंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको उस ग्राउंड्स को बताना पड़ेगा, और उस ग्राउंड्स को बताते हुए आपको उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, यानी राजपत्र में उसको अधिसूचित करना पड़ेगा। और जब इतना आप कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे हो गया, आपने डिक्लेयर किया, ग्राउंड बताया, ग्राउंड को उसमें इनकॉर्पोरेट किया आपने नोटिफिकेशन में, और उसको नोटिफाई कर दिया। तो नोटिफाई करने के बाद अब कोई भी मजिस्ट्रेट और कोई पुलिस अधिकारी जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं है, वो क्या होता है, किसी भी ऐसी जगह पे, ऐसे परिसर में जहाँ ये जिनके लिए डिक्लेरेशन हुआ है कि ये पुस्तक, अखबार या डॉक्यूमेंट है या उसकी कोई कॉपी है या मिल सकता है, इसका सस्पेक्ट है,
कोई प्रॉपर माने उसका संदेह करने का कारण है, सस्पेक्ट करने का रीजन है, तो वहाँ पे वो जो पुलिस ऑफिसर है या मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर कौन, जो सब इंस्पेक्टर से रैंक में कम नहीं है, वहाँ पे एंट्री करेगा, सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद क्या होगा, यदि वो सेटिस्फाइड होगा तो उसको सीज करेगा। तो आप 95(1) में क्या आया कि फॉरफिट करने का पावर किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को। कब कर सकती है, जब वो आईपीसी के ये 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A के तहत पनिशेबल होने वाले अपराध से संबंधित कंटेंट उस पुस्तक में, उस समाचार पत्र में या उस दस्तावेज में समाहित है, तो वो एक डिक्लेरेशन कर देगी कि राज्य सरकार अब इसको अपने फॉरफिट करेगी, अपने कब्जे में लेगी। तो केवल इतने कहने से काम नहीं चलेगा, अब वो बताएगी क्यों कब्जे में लेना पड़ेगा। जैसे गुजरात में क्या हुआ कि एक नाथूराम गोडसे पे एक बुक लिखी गई, मी नाथूराम गोडसे बोलतो ओहे, और गुजराती वर्जन में था। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, बैन कर दिया। कोर्ट में भी चैलेंज हुआ तो कोर्ट ने कहा नहीं, ठीक किया, क्योंकि इसको यदि पब्लिश किया जाएगा तो समाज में एनमिटी फैलेगी, तमाम चीज़ें गड़बड़ होगी। तो ये क्या है कि ग्राउंड आपको बताना पड़ेगा कि हेटर्ड स्पीच है, इसमें एनमिटी फैलेगी, क्लैशेस होंगे, पब्लिक डिसऑर्डर होगा, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो आपको उसमें देना पड़ेगा। अब ये आपका 95(2) वैसे ही है जो ये बता रहा है कि न्यूज़पेपर का क्या मीनिंग है, बुक का क्या मीनिंग है, डॉक्यूमेंट्स का क्या मीनिंग है, ये आप लोग अपना देख लीजिए। अब ये होता है, अब ये 95 में कोई डिक्लेरेशन हो गया, उसके परसुएंस में नोटिफिकेशन हो गया, तो इसको चैलेंज किस जगह किया जाएगा। तो 95 का जो तीसरा उप सेक्शन, सब सेक्शन है, उपधारा है 95(3), वो ये कहता है कि जो 96 में बताया गया है, बताए गए कोर्ट हैं, डेजिग्नेटेड कोर्ट है, वहीं पे केवल आप इसको चैलेंज कर सकते हैं और कहीं पे नहीं कर सकते। और बहुत इसमें खास बात 96 में निकल के आती है कि वो कोर्ट बड़ा मायने रखती है। यहाँ पे ये इस तरह के बुक्स को, न्यूज़पेपर्स को और किसी डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट अब डिक्लेयर करके फॉरफिट कर लेती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बुक क्या है, बुक में जो राइटर है उसके थॉट है। न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर को आपने देखा है कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का में प्रेस की स्वतंत्रता को भी माना गया है। तो और प्रेस के माध्यम से ही जनता की भावनाएं उसमें आती है। जो प्रभुदत्त बनाम स्टेट का केस है और भी बाकी तमाम केसेज है, तो उसमें क्या हुआ कि अब इतनी बड़ी संवैधानिक गारंटी जो नागरिकों को मिली है, वही अधिकार प्रेस को भी मिला है। प्रेस के मालिक प्रेस के माध्यम से उसको यूज करते हैं, और उसी को संविधान ने जो एक हाथ से दिया है वो उसको सीआरपीसी के माध्यम से दूसरे हाथ से ले लेंगे, जनरली नहीं ले सकते। तो ले सकते हैं कैसे, या तो संविधान में बनाए गए युक्तियुक्त निर्बंधन की श्रेणी में आता हो, या इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में वो हो, और किसी न्यायालय के द्वारा उसको इस प्रोविज़न को अभी तक कोई एडवर्स बात नहीं आई है। तो इसमें ये कहा गया है कि जब इस 95 में जो डिक्लेरेशन हुई है और उससे कोई एग्रीव्ड पर्सन है,
तो वो जो नोटिफिकेशन की डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, यानी पब्लिकेशन की जो डेट है, उससे 2 महीने के विद इन 2 मंथ वो क्या होता है कि उस जो नोटिफिकेशन में जो ग्राउंड बताया है, उस ग्राउंड को सेट असाइड अपास्त कराने के लिए हाई कोर्ट में, कोर्ट कौन सी आई, 95 के एक्शन को 96 में चैलेंज जो किया जाएगा, वो सिर्फ बात आई है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में वो चैलेंज होगा। उसके लिए वो रिट फाइल करेगा, अप्लाई करेगा, और फिर कोर्ट उस पर सुनेगी। तो कोर्ट हाई कोर्ट की कैसी कोर्ट होगी, तो वो स्पेशल बेंच होगी। स्पेशल बेंच में क्या होगा कि 3 जज होंगे, 3 जज से फुल बेंच बन जाता है, तो 3 का बेंच होगा। मान लो उस हाई कोर्ट में 3 है ही नहीं है, तब जितने भी होंगे, यानी 3 से कम हैं यदि, तो 2 हैं तो दोनों को बैठना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि बाकी दूसरे काम करें तो एक को, तो माने उसकी जो हियरिंग होगी हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच से होगी, विशेष न्यायपीठ से होगा। उस न्यायपीठ में 3 जज होंगे, लेकिन उस हाई कोर्ट में यदि 3 से कम है तो सारे जज होंगे। तो अब उसकी हियरिंग होगी, और फिर उस पे हियरिंग के ड्यूरिंग हियरिंग क्या होगा कि जो चीज़ फॉरफिट की गई है उसकी कोई कॉपी है तो एज ए एविडेंस उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। और कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो जाती है कि ग्राउंडलेस है, तो वो 96(4) में उसको सेट असाइड कर सकती है। जो घोषणा किया है उसको आपास्त कर देगी, यानी ख़त्म, उसका प्रभाव शून्य कर देगी। फिर एक बात ये आती है कि जहाँ पे मान लीजिए 3 जज नहीं हैं और 2 ही हैं, तब तो दिक्कत आ सकता है। लेकिन कम से कम ये उन्होंने व्यवस्था बनाई है 3 की, तो 3 में बहुमत मेजॉरिटी से ही आएगा। 2-1 से आ सकता है या 3-0 से आ सकता है। तो कहने का मतलब एक कोई डिसेंडिंग अपना दे भी रहा है तो मेजॉरिटी के हिसाब से तय होगा। और जहाँ 2 ही हो जाएंगे, यदि 3 जज है ही नहीं, अव्वल तो ऐसे है नहीं, यदि मान भी ले हों भी, तो फिर तो इसकी दूसरी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। फिलहाल अभी ये आपको देखना है कि मेजॉरिटी से होता है, कम से कम 3 होते हैं। जहाँ 3 नहीं है वहाँ पे सारे हाईकोर्ट के जजेज उसमें शामिल होंगे उस स्पेशल बेंच में। तो इस तरह से 95 और 96 ये टू दी पॉइंट, इसको अपने बनाइए, इसको लिखिए, एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए और आप देखिए कि हो गया। तो ध्यान आपको हमेशा रखना है कि फॉरफिट करने का पावर गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को है। जो इसमें पुलिस ऑफिसर काम करेगा उसका रैंक क्या होगा, सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ये इस हाई जो स्टेट गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन, मात्र डिक्लेरेशन से, मेयर डिक्लेरेशन से चीज़ फॉरफिट नहीं हो जाएगी, जब्त नहीं हो जाएगी, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। नोटिफाई में वो ग्राउंड डिस्कस करने पड़ेंगे, और फिर वही ग्राउंड यदि ग्राउंडलेस हैं, उसमें तत्व नहीं है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। कहाँ चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट में। 96 में प्रोविजन है। हाई कोर्ट में कौन सा बेंच सुनेगी, स्पेशल बेंच होगी। स्पेशल बेंच में कितने जज होंगे, 3 से कम नहीं होंगे। लेकिन जहाँ 3 है ही नहीं है तो वहाँ सारे रिमाइंडर जज उसमें शामिल हो जाएंगे और डिसीजन मेजॉरिटी से होगा। इतनी बात है। आपको और मेहनत क्या करना है कि बुक, न्यूज़पेपर और डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्या होना चाहिए, आईपीसी की धारा जो इसमें दिया हुआ है उसका कोई ना कोई कंटेंट होना चाहिए। 124 से, यानी कि वो राजद्रोह का कोई तत्व हो, 153 हो, एनमिटी का कोई तत्व हो, क्लास के बीच में, वर्गों के बीच में 153 भी हो जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन को प्रभावित करने की चीज़ हो, 292 हो, 293 हो, या आपसीन सामग्री से विश्वास उसका रिलेशन है। फिर 295। तो ये इतना आपको न्यूमेरिकल चीज़ें माइंड में रखना है।
तो आपका 95 और 96 मिला के ये पूरा एक सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। अब आता है 97। 97 में जो पावर है, आप देखिए कि 97 को एक इस रूप में भी याद करिए कि ये सिमिलर टू हैबियस कॉर्पस है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अधिकार प्राप्त है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हैबियस कॉर्पस क्या है, एक रिट है, और रिट का पावर केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को होता है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में होता है और हाई कोर्ट को 226 में होता है। अब आप देखिए तो क्या बिलो या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, वो रिट जारी कर सकती है? नो। तो इसलिए यहाँ रिट नहीं है, ये सिमिलर टू रिट है। और कौन सी रिट? केवल एक हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। आपने किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर दिया है तो उसको सशरीर उपस्थित करिए, टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट। तो हैबियस कॉर्पस में बंदी किसी को बनाया गया है, बंदी को प्रत्यक्ष करिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट। तो यहाँ पे भी क्या है, 97 में है कि सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। यहाँ भी क्या है, आपने कन्फाइंड किया है और वो रॉन्गफुल है। वहाँ भी डिटेंशन रिट में क्या होता है, इलीगल होता है, अनलॉफुल होता है। यहाँ पे भी रॉन्गफुल है। तो यहाँ पे डिटेन किया है किसी को, तब इसमें डीएम को, एसडीएम को और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है कि यदि उनको ये विश्वास हो जाता है कि किसी भी पर्सन को ऐसे सर्कमस्टांसेज में, ऐसी परिस्थितियों में उसको कन्फाइन किया गया है कि वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, यानी कि कन्फाइनमेंट हो, वो कन्फाइनमेंट ऐसा हो कि किसी अपराध की परिभाषा में आता हो, यानी कि जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है 342 में जिसका पनिशमेंट है और 340 आईपीसी में डिफाइंड है। तो अब उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की स्थिति बनती है तो ये सर्च वारंट इशू कर सकता है, और सर्च वारंट जिसको डायरेक्ट किया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो उस कन्फाइंड पर्सन के लिए सर्च कर सकता है। और सर्च वारंट में लिखी गई अकॉर्डिंग उसके होगी, और जब वो यदि व्यक्ति जिसके लिए सर्च किया गया है मिल जाता है तो उसको इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर उसमें वो एक प्रॉपर ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पे भी 97 का पर्पस क्या है कि कोई रॉन्गफुली कन्फाइंड है तो उसको फ्री कराना। हैबियस कॉर्पस का भी फ्री क्या है, का पर्पस क्या है कि कोर्ट ये एग्जामिन करती है कि यदि किसी पर्सन को आपने इलीगली, अनलॉफुली डिटेन किया है तो उसको कोर्ट के सामने पेश करिए, उसको छोड़िए। तो इसीलिए इसको सिविल जज यूपी में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सिमिलर टू हैबियस कॉर्पस रिट कौन सी है, तो ये 97 है। तो 97 को हमेशा ध्यान इस रूप में रखिएगा। और इसमें भी डीएम है, एसडीएम है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया डीएम, एसडीएम और सीजीएम, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हुई। सीजीएम में तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट समाहित है, ठीक है ना। हाथी के पाँव में सबका पाँव, यह सीजीएम हाथी हैं, हाथी का पैर है उनके पास, तो ए सीजीएम सब लोग उसमें समाहित है, क्योंकि जो सीजीएम बनता है वो सीनियर मोस्ट ए सीजीएम को ही बनाया जाता है। जैसा कि पीछे सीआरपीसी में हम लोग देख रहे थे उनके पावर से अपॉइंटमेंट वगैरह, तो वैसे ही जैसे आईपीसी में कोई पूछे डकैती, तो डकैती क्या है, बेसिकली रॉबरी है। अब उसमें आप
राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जाइए, सेक्शन 100 में आप देखिए कि डकैती है ही नहीं है। लेकिन जब उसके कंटेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, वो रॉबरी का एग्रीवेटेड फॉर्म है। खैर, तो मेरा ये मकसद था कि 97 में ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रॉन्गफुली किसी को कन्फाइन किया गया है तो उसको रिलीज करने के लिए सर्च किया जा सकता है। सर्च वारंट कौन दे सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। जब मैं SDM कहता हूँ इसका मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट। तो ये हो गया। अब एक बचता है सेक्शन 98। ये बात करता है कोई एडल्ट लेडी है और कोई गर्ल चाइल्ड है जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स है और उसको किसी अनलॉफुल पर्पज के लिए एब्डक्ट कर दिया गया, उसका अपहरण कर लिया गया या उसको अनलॉफुली डिटेन किया गया है। जब इस तरह के कंडीशन है और कोई अनोथ कंप्लेंट करता है, किससे? या तो DM से या SDM से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, जो 97 में मजिस्ट्रेट थे। तब इन मजिस्ट्रेट में से कोई मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? ऑर्डर कर सकता है कि उस लेडी को तुरंत आप छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए। और यदि वो लड़की नाबालिग है, बिलो 18 ईयर्स है और उसका कोई पति है या उसके पेरेंट्स है या गार्जियन है या उसका लॉफुल कोई इंचार्ज है, तो इमीडिएटली उसको वापस कर दिया जाएगा। और ये फ्री कराने के लिए ज़रूरी हुई तो नेसेसरी फोर्स भी यूज किया जा सकता है। ये है 98। अब सपोज करिए कि एक पति पत्नी में पटती नहीं है और पति अपने बच्चे को लेके चला आता, अपने पास रखता है, बच्चा छोटा सा है और लेडी क्या 98 में बच्ची ही मान लो, इसमें तो बच्ची की बात है, बच्ची है 9-10 साल की, तो 98 के मदद से नहीं उसको छुड़ाया जा सकता है क्योंकि फादर तो उसका नेचुरल गार्जियन है। फिर उसको आपको जाना पड़ेगा फैमिली कोर्ट में और गार्जियनशिप के लिए जो केस लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से 98 आपका यह। तो हम लोगों ने देखा कि विथ या विदाउट। अब देखिए सेक्शन 99, 100 ये आपका रिक्वायर्ड है, थोड़ा टाइम लेगा, इस पे अलग से चर्चा करते हैं। आप आइए कि 102 पे मैं कोशिश करता हूं कि अगले सेशन में भी यदि तलाशी क्या है, यदि क्वेश्चन क्या है, वुमेन पुलिस जाएगी फिर साथ में, और अगर ओके। अच्छा देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जब भी सर्च होगा, अभी वो आप सेक्शन 100 में आते हम लोग तो उस पर डिस्कस होती, आप वो ना करिए। सर्च में के रिगार्डिंग अभी एक जनरल भी प्रोविजन है कि जब सर्च वारंट इशू हुआ और सर्च करना है तो क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है। इस पे देखिए डिफरेंट टाइम पे कोर्ट्स ने भी डायरेक्शंस दिए हैं। एक तो जो सर्च वारंट में जो डायरेक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर्च जो करने टीम जाएगी उसमें एक लेडी ऑफिसर को जरूर रखा जाएगा, मैंडेटरी है। यदि लेडी किसी प्लेस पे है और वहाँ सर्च किया जा रहा है तो उस लेडी की डिसेंसी, उसकी शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो सर्च किया जाएगा वहाँ विटनेस को जरूर रिक्वायर्ड किया जाएगा, कम से कम 2 विटनेस का उस एरिया में। अब वो तो अभी हम सेक्शन 100 में आते तो काफ़ी डिस्कस होता, अभी हम लोग जिस टॉपिक पे चल रहे हैं उस तरह से चलने दे। उसमें उसके कंटेंट में आपको यदि कोई किसी को हो तो आप बात कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा सर्च, एक क्वेश्चन ये राकेश चौधरी जी ने पूछा है, मेरा तात्पर्य है कि पुलिस के द्वारा सर्च वारंट के दौरान स्त्री का लज्जा भंग और पूरे समाज के समक्ष गाली गलौज किया।
सर हमें कौन सा लाभ मिलेगा। देखिए, कोई भी अथॉरिटी यदि सर्च कर रही है, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पावर दे दिया पुलिस अधिकारी को, जाइए यहाँ पे बहुत दुर्दांत आदमी सर्च करिए। लेकिन अब वो सर्च करने में आप किसी लेडी को की मॉडेस्टी को ब्रीच कर रहे हैं। तो आप तो आए सर्च करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ या किसी पर्सन के लिए, और आप एक लेडी के अगेंस्ट वापस मॉडेस्टी ब्रीच करना, लज्जा भंग करना क्या है? अपराध है, धारा 354 में, ठीक है। और गाली देना 504 में है। अब यदि आप जैसे ही अटेम्प्ट आप करेंगे मॉडेस्टी ब्रीच करने का उस लेडी को, या वहाँ जो मौजूद कोई आदमी होगा, जो एनी पर्सन, चाहे उसका रिलेटिव वो ना हो, वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो तुरंत एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। उन पुलिस अधिकारी के खिलाफ वो कर सकता है, क्योंकि वो लॉफुल एक्ट नहीं कर रहा उस समय, वहाँ तो वो गलत काम कर रहा, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं है। सेक्शन 99 में चले जाइए आईपीसी की, तो दिया गया है रिस्ट्रिक्शन, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या है कि तो ये राइट नहीं देता, लॉफुल एक्ट करिए, लॉफुल मैनर से करिए। आप सेक्शन 80 में का लाभ आपको नहीं मिल जाएगा, 76 का भी नहीं मिलेगा। आप लीगली बाउंड नहीं है गलत काम करने के लिए, आप लीगली बाउंड है लीगल वर्क करने के लिए। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है, आप ये जान लीजिए कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो यह है कि ये मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स में जो आए गाइडलाइन, विशाखा के में जितने गाइडलाइंस आए हैं तमाम केसेज में, तो उस लेडी की डिसेंसी को तो फॉलो करना मस्ट है। तो ये है। तो इस तरह से अब मैं छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ कि 102 अभी 99 से लेके 101 तक अलग से डिस्कस करेंगे, इट विल टेक टाइम। अभी आसानी से जो आप बिठा सकें वो ये भी कर लीजिए कि 102 में क्या है। 102 आपको देता है पावर पुलिस ऑफिसर को प्रॉपर्टी को सीज करने का पावर। कभी ये पूछ देता है कि पुलिस ऑफिसर किस सेक्शन में प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, तो उसका जवाब आपको मिला 102 में। अब इसको भी अभी 99 से लेकर चलेंगे। 103 छोटा सा है और ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा भी है। हमने बताया ना कि वो सर्च विथ और विदाउट वारंट हो सकता है। विथ वारंट हमने देख लिया 93, 94, 95, 97 और विदाउट वारंट आप 103 में देखिए 103 में कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो किसी प्लेस को सर्च करने के लिए सर्च वारंट इशू कर सकता है, यदि उसको वो पावर है कि दूसरे से करा सकता है तो खुद भी कर सकता है। ये कहता है कि अपने प्रेजेंस में वो सर्च को एग्जीक्यूट करने के लिए पावर दे सकता है। तो बहुत सिंपल सी है कि पूछ सकता है कि वो कौन सा सेक्शन है जिसमें मजिस्ट्रेट अपने प्रेजेंस में सर्च करा सकता है, तो 103 है। रिक्वायरमेंट क्या है कि वही वो अपने सामने सर्च करा सकता है उस प्लेस की जिस प्लेस के लिए वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। तो दो पार्ट में हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया जिसमें वो सर्च वारंट इशू कर सकता है, उसी कंडीशन में वो सर्च उस प्लेस की अपने सामने किसी से करा सकता है। फिर 104 आता है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हुई है, कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है, तो कोर्ट यदि प्रॉपर समझता है, जेन्युइन समझता है, तो उस डॉक्यूमेंट को या उस चीज़ को इम्पाउंड कर देगा, परिबद्ध कर देगा। तो एक तो इसमें एक क्वेश्चन सीधे टैली करने का आ जाता है या पूछ लेता है कि इम्पाउंड करने का, परिबद्ध करने का प्रावधान कहाँ पे? कोर्ट किसी चीज़ डॉक्यूमेंट को या वस्तु को परिबद्ध किस में कर सकती है, इम्पाउंड किस में कर सकती है, यानी बात देती है कि ये डॉक्यूमेंट्स मंगाया गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और ये जो है अब इसको सील सर मुहर करके रख दिया गया और जब एविडेंस होगा, ट्रायल होगी, तो इसको पेश किया जाएगा। उसको
बांध दिया, इम्पाउंड कर दिया उसको, तो 104 में है। 105 कोई विशेष का नहीं है, जब फुर्सत मिले तो ये जनरल रीडिंग आप देख लीजिएगा। तो अभी देखिए ये 99, 100, 101, 102 इसको हम लोग और इत्मीनान से करेंगे। अभी आप बताओ 91 से लेके जितने हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उस पर एनी स्वाति जी क्या पूछना चाहती हैं? तो आप में से कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यू मे आस्क, एनीबॉडी कैन आस्क। और नहीं, यदि पूरी बातें समझ में आ गई जितना इसमें प्रोविज़न है, तो ये तो मेरे लिए प्लेजर की बात है। तो कोशिश करिएगा इसको आप लोग रिटेन करिएगा, इसको नोट्स टाइप के शॉर्ट नोट्स बना बना के अलग अलग टॉपिक पे रख लीजिए। और उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिए कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ फला, बाई विच कोर्ट, बाई विच मजिस्ट्रेट, 95 है तो कौन सी कोर्ट होगी। तो यह है कि प्रोसेस क्या होगा, सीधा सा प्रोसेस का पढ़ने में देख तो थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगता है अकेले अकेले पढ़ा जाए तो, लेकिन इसको कई बार पढ़ के आप समझ लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं लगती है। तो इस तरह से तो ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग और इतना रहा। अब नेक्स्ट सैटरडे में हम लोग मिलते हैं, और मेरे ख्याल से उसमें ये फिर 99 से लेके और वो कर लेंगे हम जो बचे हुए हैं। इसके बाद फिर एक आपका अमेंडमेंट से जोड़ा गया है चैप्टर 7A, इसको ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसको इसमें इतना ही देखना है कि 7A किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है और बेसिक कंटेंट क्या। फिर चैप्टर 8 पे आएंगे, तो हम अगले में इसी चैप्टर 7 को जो बची हुई चीज़ें हैं उसको देख लेंगे और एक ओवरऑल रिवीजन पीछे का कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।